नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। आज हम इसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी है और इसके हिस्से क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या। फिर टीचिंग के दो मॉडल्स पर बात करेंगे। इसके तीन ज़रूरी वेरिएबल्स कौन से हैं ये जानेंगे। टीचिंग के अलग अलग फेजेस क्या होते हैं। और आखिर में हम कितने तरीकों से सीखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है क्या चीज़। देखिए, ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है। ये एक तरह का डायनामिक प्रोसेस है जिसमें एक टीचर और एक लर्नर के बीच में ज्ञान, स्किल्स, बिहेवियर और यहाँ तक कि वैल्यूज़ भी शेयर होती हैं। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक जीवन बातचीत जहाँ दोनों का एक्टिव रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये प्रोसेस है क्या, पर इसे देखने के, इसे समझने के अलग अलग नज़रिए हैं। समय के साथ इस पूरी बातचीत को समझने के लिए दो बड़े मॉडल सामने आए हैं। यहाँ पर ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पहले एडम्स ने कहा कि ये एक बाइपोलर प्रोसेस है, मतलब इसके दो ही ध्रुव हैं, एक तरफ टीचर, दूसरी तरफ स्टूडेंट, बस। लेकिन फिर जॉन डूई आए और उन्होंने कहा नहीं, इसमें एक तीसरा कोना भी है, और वो है करिकुलम या एनवायरनमेंट। मतलब सिर्फ टीचर और स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि वो क्या सीख रहे हैं और किस माहौल में सीख रहे हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में ना तीन तरह के चर या वेरिएबल्स होते हैं। आप इन्हें तीन मुख्य किरदार भी कह सकते हैं, और हर किसी का अपना एक खास रोल होता है। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर। ये है टीचर। टीचर को इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया? क्योंकि वही तो पूरी प्रक्रिया को प्लान करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल भी करता है। वो एक तरह से इस पूरे सीखने के खेल का डायरेक्टर है। तो अगर टीचर इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? जाहिर है स्टूडेंट, यानी आश्रित चर। क्योंकि स्टूडेंट ही तो है जिसके लिए ये सारा प्रोसेस डिजाइन किया गया है, और वो सीखने के लिए टीचर पर निर्भर करता है। अब इन दोनों को, यानी टीचर और स्टूडेंट को जोड़ता कौन है? वो है इंटरवीनिंग वेरिएबल या मध्यस्थ चर। ये क्या है? ये है हमारा करिकुलम, मतलब जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो सीखने का माहौल है, ये सब कुछ। ये एक पुल की तरह काम करता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। ओके, तो हमने मॉडल्स और वेरिएबल्स को समझ लिया। अब बात करते हैं टीचिंग के फेजेस की। देखिए, टीचिंग कोई एक घटना नहीं है कि क्लास में गए और पढ़ा दिया। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है जो असल में तीन अलग अलग चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला है प्री एक्टिव फेज, यानी क्लास में जाने से पहले की तैयारी। इसमें लेसन प्लान बनाना, मटेरियल तैयार करना, ये सब आता है। फिर आता है इंटरैक्टिव फेज। ये है असली एक्शन का टाइम, जब टीचर क्लास में होता है, बच्चों से बात करता है, पढ़ाता है। और आखिर में है पोस्ट एक्टिव फेज, मतलब क्लास के बाद का काम। इसमें बच्चों का टेस्ट लेना, फीडबैक लेना और ये देखना कि उन्होंने कितना सीखा, ये सब शामिल है। तो ये पूरा एक साइकिल है: प्लानिंग, एक्शन और फिर इवैल्यूएशन। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये जो सीखना सिखाना है, ये होता कहाँ है? इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। हमारे सामने तीन तरह की एजुकेशन है। पहली है फॉर्मल, यानी औपचारिक। ये वो है जो हम स्कूलों, कॉलेजों में लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, रेगुलर अटेंडेंस और आखिर में डिग्री या डिप्लोमा मिलता है। दूसरी है इनफॉर्मल या अनौपचारिक। ये हम जिंदगी से सीखते हैं, कहीं भी, कभी भी। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैसे परिवार में कुछ सीखना या दोस्तों से कोई स्किल सीख लेना। और तीसरी है नॉन फॉर्मल, यानी गैर औपचारिक। ये इन दोनों के बीच की चीज़ है, जैसे ओपन स्कूलिंग या कोई ऑनलाइन कोर्स। इसमें स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल। और हाँ, इसमें अक्सर सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो देखा जाए तो हम सब हर रोज़ इन तीनों तरीकों से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि टीचिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है। इसके अपने मॉडल्स हैं, बाइपोलर और ट्राइपोलर। इसके तीन वेरिएबल्स हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इसके तीन फेजेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव। और ये सब फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल हर तरह के माहौल में होता है। मतलब ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल। शिक्षण में त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट, जिसमें करिकुलम को एक तीसरे जरूरी हिस्से की तरह जोड़ा गया,
ये किसने दिया था? एडम्स ने, जॉन ड्यूई ने या दोनों ने? इसका जवाब सोचिए और ये भी सोचिएगा कि कैसे इस एक आइडिया ने पूरी शिक्षा की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एक अच्छी क्लास और एक बुरी क्लास में आखिर फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक अच्छे टीचर पर निर्भर करता है या होशियार स्टूडेंट्स पर, या शायद किताबों और माहौल पर? हाँ, हम सब स्कूल कॉलेज गए और हम सब ने ये महसूस किया है। तो आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीखने सिखाने के इस पूरे प्रोसेस के पीछे छिपे नियमों को खोल कर रखते हैं। और ये नियम सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। हम ये भी देखेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से कह सकते हैं खिलाड़ी हैं। हाँ। और कैसे असली सीखने की प्रक्रिया स्कूल की दीवारों के बहुत बाहर तक फैली हुई है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिखाने की प्रक्रिया को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे आया। पहले इसे बहुत सीधा साधा माना जाता था। मतलब एडम्स नाम के एक विचारक थे। हाँ। उनका कहना था कि ये एक द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर प्रक्रिया है। और दो पोल। हाँ, एक तरफ टीचर, दूसरी तरफ स्टूडेंट। बस कहानी खत्म। एक जानकारी दे रहा है, दूसरा ले रहा है। बहुत ही सरल मॉडल था ये। लेकिन फिर जॉन ड्यूई आए और उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया। क्या ये टीचर और स्टूडेंट किसी वैक्यूम में पढ़ा रहे हैं? अच्छा। उनका कहना था कि ये सोच अधूरी है। असल में ये प्रक्रिया त्रिध्रुवीय मतलब ट्राइपोलर है, एक त्रिभुज की तरह। तो फिर तीसरा कोना कौन सा है? तीसरा और सबसे जरूरी कोना है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम और सीखने का माहौल। ओके। ड्यूई ने कहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और किस माहौल में पढ़ाया जा रहा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ रहा है। ये तो शिक्षा की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बहुत बड़ा। इसने सीखने को सिर्फ दो लोगों के बीच की बातचीत से निकालकर एक पूरे इकोसिस्टम की प्रक्रिया बना दिया। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मेरा मतलब है, एक अच्छा टीचर तो किसी भी माहौल में किसी भी करिकुलम के साथ पढ़ा सकता है ना? क्या ड्यूई यहाँ टीचर की भूमिका को कम नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत ही आम तर्क है और वैलिड भी लगता है। लेकिन ड्यूई का पॉइंट ये था कि एक बेहतरीन टीचर भी अगर ऐसे करिकुलम में फंस जाए जो सिर्फ रटने पर जोर देता हो, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो वो भी बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं जगा सकता। सोचिए, एक शानदार पेंटर को सिर्फ 3 रंग देकर कहा जाए कि एक इंद्रधनुष बनाओ, वो बना तो लेगा, पर वो उतना शानदार नहीं होगा जितना हो सकता था। सही बात है। करिकुलम और माहौल एक टीचर को या तो पंख दे सकते हैं या फिर बेड़ियों में जकड़ सकते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 खिलाड़ी हैं। हाँ। और अगर इन्हें खिलाड़ी माने तो ये भी तय करना होगा कि किसका रोल क्या है, कौन फैसले ले रहा है और किस पर असर पड़ रहा है। और यही पर शिक्षण के चर या वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है। बिल्कुल। इसे एक फिल्म की शूटिंग की तरह सोच सकते हैं। डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो इस फिल्म में डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है शिक्षक, जिसे स्रोत स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। स्वतंत्र क्यों? स्वतंत्र इसलिए क्योंकि कहानी को कैसे कहना है, सीन कैसे शूट करना है, ये सारे फैसले वही लेता है। क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से उदाहरण देने हैं, हाँ, ये सब शिक्षक ही तय करता है। वो पूरी प्रक्रिया को दिशा देता है। और एक्टर? जाहिर है वो स्टूडेंट होगा। हाँ, छात्र आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। आश्रित इसलिए क्योंकि कहानी का, डायरेक्टर के निर्देशों का, हर चीज का सीधा असर उसी पर पड़ता है। हीरो खुश होगा या दुखी, ये स्क्रिप्ट और डायरेक्शन पर निर्भर करता है। वैसे ही छात्र कितना सीखेगा, उसका व्यवहार कैसे बदलेगा, ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ता कौन है? वो है स्क्रिप्ट, सेट्स, म्यूजिक। एकदम सही पकड़ा। यही है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे स्रोत मध्यस्थ चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। अच्छा। इसमें सब कुछ आता है। सिलेबस की किताबें, पढ़ाने का तरीका, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट क्लास का प्रोजेक्टर, यहाँ तक कि क्लास में बैठने का इंतजाम भी। मतलब ये वो मैदान है। हाँ, ये वो मैदान है जिस पर शिक्षक और छात्र का मैच होता है। अगर मैदान ही खराब हो तो खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, खेल अच्छा नहीं हो सकता। वाह, ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। तो अगर शिक्षक इस खेल का डायरेक्टर या मुख्य खिलाड़ी है, तो उसकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है? मुझे हमेशा लगता था कि एक टीचर का असली काम तो क्लासरूम के अंदर ही होता है। और यहीं पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं।
स्रोत बताते हैं कि असली लड़ाई तो क्लास में घुसने से पहले ही लड़ी जाती है। पहले? हाँ, इसे शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण या प्री एक्टिव फेज कहा गया है। ये पूरी तरह से तैयारी का चरण है। मतलब लेसन प्लानिंग और नोट्स बनाना? उससे कहीं ज्यादा। इसमें यह तय करना शामिल है कि सीखने के उद्देश्य क्या होंगे। ओके। किस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कौन सी कहानी या उदाहरण सबसे अच्छा काम करेगा, बच्चों से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर बच्चे बोर होने लगें तो प्लान बी क्या होगा। मजे की बात यह है कि कई बार सबसे बेहतरीन क्लास वो होती है जिसकी तैयारी में सबसे ज्यादा पसीना बहाया जाता है। तो फिर दूसरा चरण तो जाहिर है असल एक्शन का होगा, जब टीचर क्लास में होता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं सक्रिय चरण या इंटरैक्टिव फेज। स्टेज पर परफॉर्मेंस। हाँ, ये वो स्टेज है जहां डायरेक्टर एक्शन बोलता है। यहाँ सारी प्लानिंग की परीक्षा होती है। शिक्षक पढ़ाता है, छात्र सवाल पूछते हैं, बातचीत होती है। और कभी-कभी सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं भी होता। बिल्कुल, एक अच्छा शिक्षक इसी चरण में माहौल के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता है। और पढ़ाने के बाद क्या काम खत्म हो जाता है? नहीं, असल में सबसे जरूरी काम तो अब शुरू होता है। यह है उत्तर सक्रिय चरण, पोस्ट एक्टिव फेज। अच्छा। ये फिल्म की एडिटिंग और रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने जैसा है। इसमें शिक्षक ये जांचता है कि जो पढ़ाया गया वो छात्रों तक पहुंचा भी या नहीं। मतलब टेस्ट, असाइनमेंट्स वगैरह? हाँ, इसमें टेस्ट लेना, असाइनमेंट चेक करना, छात्रों से बात करके फीडबैक लेना, ये सब शामिल है। मतलब ये पता लगाना कि फिल्म हिट हुई या फ्लॉप? हाँ, और ये एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है, एक साइकिल है। कैसे? तीसरे चरण से जो फीडबैक मिलता है कि छात्रों को क्या समझ नहीं आया, कहाँ उन्हें मजा नहीं आया, वही फीडबैक अगले दिन के पहले चरण यानी नई तैयारी का आधार बनता है। अच्छा। इसी से एक टीचर बेहतर होता है और सिखाने की प्रक्रिया भी। ये तो हुई उस शिक्षा की बात जो एक सिस्टम के अंदर होती है, लेकिन क्या सारी पढ़ाई लिखाई ऐसी होती है? नहीं। स्रोत शिक्षा को 3 अलग-अलग श्रेणियों में भी बांटते हैं। पहली तो वही है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, पहली है औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन। हमारे रेगुलर स्कूल कॉलेज। बिल्कुल, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। यहाँ सब कुछ पहले से तय होता है, एक निश्चित सिलेबस, समय सारणी, परीक्षा का सिस्टम, नियम कानून, और आखिर में एक सर्टिफिकेट या डिग्री। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित और कठोर ढांचा है। लेकिन हम जिंदगी में बहुत कुछ इस ढांचे के बाहर भी तो सीखते हैं। और वही है दूसरी श्रेणी, अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। ये वो शिक्षा है जो हम जीवन भर कहीं भी, किसी से भी, कभी भी सीखते रहते हैं। परिवार से संस्कार सीखना, दोस्तों से कोई नया ऐप चलाना सीखना, बाजार में मोल भाव करना सीखना। हाँ, या जैसा स्रोत में उदाहरण है, अपनी माँ को देखकर खाना बनाना सीख लेना। इसका कोई सिलेबस नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई परीक्षा नहीं होती, ये बस होती रहती है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक है पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड, दूसरी है पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड, लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वो है गैर औपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या बला है? ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का एक, कह सकते हैं, लचीला रास्ता है। बीच का रास्ता। हाँ, इसमें औपचारिक शिक्षा की तरह एक मकसद और एक ढांचा तो होता है, लेकिन ये उतना कठोर नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डिस्टेंस लर्निंग या ओपन स्कूलिंग, जैसे इग्नो या NIOS। बिल्कुल, इग्नो या NIOS। अच्छा, जहां आपको रोज क्लास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किताबें मिलती हैं, असाइनमेंट्स देने होते हैं और आखिर में परीक्षा भी होती है। एकदम सही। हाँ। इसका उद्देश्य उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है जो किसी वजह से रोज स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। इसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती और आप अपनी रफ्तार से सीख सकते हैं। हाँ, तो इसमें औपचारिक शिक्षा का ढांचा भी है और अनौपचारिक शिक्षा का लचीलापन भी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने समझा कि शिक्षण सिर्फ टीचर से स्टूडेंट तक ज्ञान का एक तरफा बहाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम के बीच एक गतिशील डांस की तरह है। हमने इसके पीछे की तैयारी, क्लासरूम के एक्शन और बात के विश्लेषण को भी समझा। और ये भी जाना कि सीखना स्कूल की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। और ये चर्चा एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर हमें लाकर छोड़ती है। वो क्या? स्रोत शिक्षा को इन 3 साफ सुथरी श्रेणियों में बांटते हैं। हाँ, लेकिन आज के डिजिटल युग में, जहां YouTube पर हर चीज का ट्यूटोरियल है, सही बात है, जहां पॉडकास्ट से लेकर ऑनलाइन स्किल बेस्ड कोर्स भरे पड़े हैं, क्या औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा के बीच की ये रेखाएं धुंधली नहीं हो रही हैं?
ये तो सोचने वाली बात है। एक बच्चा जो स्कूल में इतिहास पढ़ रहा है, हाँ, और घर आकर उसी टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा है जो अनौपचारिक है, उसकी शिक्षा को हम किस श्रेणी में रखेंगे? और इसका हमारे लिए क्या मतलब है कि हम किस तरह के ज्ञान को कितना महत्व देते हैं, ये सोचने वाली बात है।